मॉर्निंग बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ का पठन पाठन कराने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम कुछ पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ हिमालय की बेटियां नागार्जुन द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने हिमालय को पिता तथा नदियों को उनकी बेटियों के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पर लेखक ने नदियों को लोक की कल्याण करने वाली लोक माता के रूप में दिखाया है कि किस प्रकार नदियाँ अपने खेलने कूदने के मार्ग को हरा भरा कर माता जैसा कार्य कर रही हैं। आइए पाठ के अंतर्गत हम कुछ कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। पाठ में हमने गंभीर, संभ्रांत, श्रद्धा, डुबकियाँ, विशाल, खिलखिलाकर, उल्लास, कौतूहल ऐसे करते हुए हमने 33 कठिन शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया है। इसके पश्चात शब्दार्थ की तरफ हम आते हैं। शब्दार्थ में हमने यहाँ पर गंभीर माने शांत, संभ्रांत माने धनी, संपन्न, प्रतीत होना, देखना या महसूस होना, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, उल्लास, खुशी, बेचैन, व्याकुल, परेशान ऐसे करते हुए हमने इस पेज पर हर्ज, नुकसान 15 शब्दार्थों का उल्लेख किया है। अगले पेज पर हमने नतीजा, परिणाम, प्रतिदान, वापस करना, सिर धुनना, पछताना ऐसे करते हुए तबीयत ढीली होना करके हमने 27 प्रश्न शब्दार्थों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम आते हैं प्रश्न अभ्यास में लेख से में सबसे पहला जो हमने प्रश्न लिया है वो है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटी, बहन, प्रेयसी, प्रेमिका, संभ्रांत महिला तथा माँ के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महान नदियाँ हैं जिनमें हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसमें कुछ और छोटी छोटी नदियाँ भी मिलती जाती हैं तथा अंत में ये महान नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। तत्पश्चात हमने अगला प्रश्न लिया है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नंबर 1, नदियाँ अपने जल में मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती हैं। नंबर 2, नदियों के जल से खेतों की सिंचाई करके नाना प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से नदियाँ हमारे पोषण का साधन हैं। नंबर 3, जल में रहने वाले अनेक जीव जैसे मछलियाँ, केकड़ा, झींगा आदि मनुष्यों के भोजन के स्रोत हैं। नंबर 4, इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य की गर्मी तथा थकान शांत होती है। अगला प्रश्न, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष जैसे देवदार, चीड़, चिनार, सफेदा आदि अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न लेख से आगे यहाँ पर जो है, इस लेख में सन 1947, यह लेख सन 1947 में लिखा गया है। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। इसका उत्तर है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनेक परिवर्तन आए हैं। नंबर 1, सभी नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। नंबर 2,
गर्मी में नदियों के पानी सूख जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। अनुमान और कल्पना हेडिंग के अंतर्गत हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर मैंने उसके लाभों का वर्णन किया है। नदियों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नदियाँ हमको अमृत समान मीठा जल प्रदान करती हैं। नदियों के जल से किसान सिंचाई करते हैं। नदियों के जल में कई जीव रहते हैं, जैसे मछली, कछुआ इत्यादि। नंबर 4 पे है, नदियों के जल से बिजली पैदा होती है। नंबर 5, नदियाँ आवागमन का मार्ग पैदा करती हैं। भाषा की बात हेडिंग के अंतर्गत जो है हमने यहाँ पर पाठ लिया है। ठीक है, प्रश्न बहुत बड़ा है। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुओं में मानव जीवित होती हैं। इसके अंतर्गत जो है पहला प्रश्न हमने लिया है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। और दूसरा प्रश्न है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। उत्तर में आपको बताता हूँ। क, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। ख प्रश्न का उत्तर, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? ग, बड़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए सिर धुनता होगा। ख पॉइंट है, कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और अंगा पॉइंट है, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। विशेष और विशेषण हेडिंग के अंतर्गत मैंने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। अगला प्रश्न हमने जो अटेंड किया है, 5 ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम लिखिए, जैसे कि नदी, दीन भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर है उत्तर में नंबर 1, नमी। नमी से बन जाता है मीन। मीन माने मछली होता है, यह जातिवाचक संज्ञा है। धारा से बन जाता है राधा, यह एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हीरा से बन जाता है राही, यात्री जातिवाचक संज्ञा है। तत्पश्चात गम से बन जाता है मग। मग माने रास्ता होता है, जातिवाचक संज्ञा है। नौ से बन जाता है वन, जंगल जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमने लिखा है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप होता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इसे खोज कर वर्णमाला क्रम में लिखिए। छोटी, बड़ी, दुबली, पतली, नंग, धड़ंग, भाव, भंगिमा, माँ बाप। समय के साथ, अगला प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। नदियों के नया नाम और पुराना नाम का उल्लेख करना है। सतलुज का पुराना नाम है सतद्रुम, रोपड़ का पुराना नाम है रूपपुर, झेलम का नाम है वितस्तता, चिनाब का नाम है चंद्रभाग विपाशा, अजमेर का अजयमेरु, बनारस का वाराणसी। अगला प्रश्न है, उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है। ठीक है, ये बड़ा प्रश्न है। आइए इसको हम बनाते हैं, उत्तर लिखते हैं। शायद ही वह कल हिमालय जाए। इसका हमने लिखा है, शायद कल वह हिमालय न जाए। आज वह शायद ही खाना खाए। आज वह शायद खाना न खाए। आज ही
आज वह शायद ही खेलने जाए, आज वह शायद खेलने ना जाए। ऐसा करके मैंने जो है ही वाले शब्दों को चेंज करके नकारात्मक रूप में यहाँ पर परिवर्तित करके आपको जो है दिखाया है। देखिए लास्ट में है, इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता है। इंदिरा गांधी को सभी जानते हैं।